आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट भी है। हाल में ही विधि आयोग ने अपने रिकमेंडेशन में विभिन्न धार्मिक संगठनों और सार्वजनिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान सिविल संहिता को लेकर उनके अपने विचार साझा करने के लिए कहा है। इसके लिए 30 दिन का टाइम भी दिया गया है। हालांकि इससे पहले विधि आयोग ने अपने रिकमेंडेशन में यह कहा था कि अभी वो प्रॉपर टाइम नहीं आया है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन यह ज़रूर कहा कि सभी धर्मों के फैमिली लॉज में सुधार करने की ज़रूरत है और वहाँ पे एक समान कानून लाने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि अब एक अच्छा टाइम भी बीत गया है, अब विधि आयोग को ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। साथ ही समय समय पर टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे ये वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो यह है कि लोग जाने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना जाने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो अपनी राय दे रहे हैं, इसको ब्लाइंडली सपोर्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बिना जाने इसका ब्लाइंडली सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बिना जाने इसके ब्लाइंडली अगेंस्ट भी जा रहे हैं। मेरा ये मोटिव है कि मैं आप लोगों तक अवेयरनेस फैलाऊं और आप लोगों को सभी को जानकारी हो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये कोई सरकार का कोई प्रोपेगेंडा ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार अगर ऐसा कर रही है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है जो अपोजिशन पार्टी है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारे संविधान का ही हिस्सा है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। यह कहा गया है कि राज्य को यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। साथ ही जब हमारा संविधान बन रहा था तो एट दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी बहस छिड़ी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर, और हमारे जो संविधान निर्माता है बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको सपोर्ट किया था और उनके साथ के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णा अय्यर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया था और कहा था कि इसको लाना चाहिए। एट दैट टाइम बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था। आगे चलकर इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 44 में रखा गया। हालांकि यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, हमारा ये संविधान में हमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में राज्य को इसको सोचा जाना चाहिए या प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन इसको वक्त पे छोड़ देना चाहिए। यह भी कहा गया कि ये बाउंडेड नहीं है कि इसको करना ही चाहिए, पहले इसको देखा जाना चाहिए एज ए टाइम टू टाइम जैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है लागू करना। तो ये था यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो हमने ये भी देखा कि हमारे संविधान में हमारे जो संविधान निर्माता है उनकी ये इच्छा रही थी। अब हम जानेंगे कि एक पक्ष ऐसा है जो यह कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक समान कानून बनेगा। तो आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है एक ऐसा कानून जो सभी धर्मों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी के लिए उनकी जो मैरिजेस हैं, एडॉप्शन है, मेंटेनेंस है, डाइवोर्स है, सक्सेशन है, इनहेरिटेंस है, लॉज हैं, उन सभी में सभी जो हैं एक समान कानून से गवर्नड हो। यानी वो अपने पर्सनल लॉ की जगह, जो सभी धर्म अपने अपने पर्सनल लॉ से रूल्ड हो रहे हैं, वो पर्सनल लॉ से की जगह एक समान कानून लाया जाए। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे इंडिया में 2 तरह के लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी है, वहाँ पे जो पनिशमेंट है वो सभी के लिए इक्वल है। लेकिन सिविल लॉज में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे काफ़ी सारे जो फील्ड हैं, जैसे मैरिजेस को लेकर है, मेंटेनेंस को लेकर है, एडॉप्शन को लेकर है, यहाँ पे काफ़ी सारे इनजस्टिस है, वुमेंस को लेकर भी है और हम देखें तो सोशल इनजस्टिस भी है।
चाहे वो बच्चों को लेकर भी है, यानी हर एक फील्ड में हम देखें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां और डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि इसके आने से हम देखेंगे कि क्या इसको लाने से, इम्प्लीमेंट करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो नंबर 1, हमारा देश क्या है, नेशन जो है इंटीग्रिटी, नेशन इंटीग्रिटी इससे स्ट्रांग होगी, पहला ये। दूसरा ये है कि इससे जेंडर अनइक्वालिटी जो है, लैंगिक असमानता, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद जेंडर जो अनइक्वालिटी है उसको समाप्त किया जा सकेगा। साथ ही सोशल जो जस्टिस है उसको लाया जा सकेगा। बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, ट्रेडिशन जो पुरानी हो गई हैं और जो रिलेवेंट नहीं है, अब उनको चेंज करके सब एक कानून में गवर्नड होंगे, ये कहा जाता है। और तीसरा एक पॉइंट यह है कि इसको जो सपोर्ट करने वाले वर्ग है वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे संविधान में ही है, ये हमारा संवैधानिक, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसे लिखा हुआ है। जबकि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट है। उनका कहना है कि चूँकि हमारी जो भारत देश है वो एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, धर्मों के, पंथों के, समुदायों के लोग रहते हैं और वो सभी अपने अपने कल्चर्स, अपने अपने रिचुअल्स और कस्टम्स से गवर्नड हैं। ऐसे में उनके रिचुअल्स और कस्टम्स में जाकर छेड़छाड़ करना और सभी को एक चीज़ को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना, एक कानून में बांधना, क्या ये सही है हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडिया जैसे फुल ऑफ डाइवर्सिटी जैसे देश के लिए? तो ये सब कुछ कंसर्न है। एक और कंसर्न, जो दूसरा कंसर्न है, मुस्लिम वर्गों में लेकर है। मैं मुस्लिम वर्ग तो नहीं कहूँगी, अल्पसंख्यक वर्ग कह सकते हैं। मुस्लिम वर्गों के साथ अल्पसंख्यक वर्गों में उन्हें लगता है कि उनके जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत रिलीजियस राइट उनको मिला हुआ है आर्टिकल 25 to 28 के तहत, वो ख़त्म कर दिया जाएगा अनुच्छेद 44 को लाने से को इम्प्लीमेंट करने के बाद, यानी समान सिविल संहिता लाने के बाद उन पे बहुसंख्यक कानून को थोप दिया जाएगा। तो पहले तो बहुत ज़रूरी है कि ये जानना कि ये क्या है, और सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो रिलीजियस राइट तो सेकेंडरी है। पहला क्या है? पहला राइट हमारा है समानता, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 14। अगर इक्वालिटी नहीं है समाज में, अगर समाज में डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, दिव्यांगों के लिए या फिर ट्राइब्स के लिए, तो ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता का क्या लाभ है? ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता का, ये मेरा अपना पर्सनल मामला है। तो ये तो कुछ इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ बातें थी। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से जैसे इसका क्या मतलब, इसको इम्प्लीमेंट होने से कहाँ कहाँ पे सुधार हो सकता है। हम अगर देखते हैं, शादी की जो एज होती है वो हमारा जो लीगल एज है लड़कियों का वो 18 ईयर्स है, और मुस्लिम लॉ में अगर हम एज एन एग्जाम्पल लें तो 15 ईयर्स है। यहाँ पे एज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, हर एक धर्म में अपना अलग अलग पर्सनल लॉ से गवर्नड है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो एक एज यूनिफॉर्मिटी आएगी शादी की एज की। दूसरा है बायोगेमी को लेकर, कहा जा रहा है कि इससे जो है जो एक से ज़्यादा शादियों पे बैन लगेगा, जो विभिन्न धर्मों में, कुछ धर्मों में है, जैसे मुस्लिम में भी है, 4 शादियों को लेकर कहा जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी, ये कहा जा रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि सिर्फ मुस्लिम में ही धर्म में ही नहीं है, हर धर्म में है। हिंदू लॉ, पर्सनल लॉ में भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। इवन कि वहाँ पे बहुत सारी कुरीतियाँ थी पहले भी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि सुधार होता रहा, वहाँ पे रिफॉर्म होता रहा पर्सनल लॉज में, और फिर हिंदू कोड बिल आया। हालांकि हिंदू कोड बिल आने के टाइम में भी काफ़ी विरोध भी हुआ था उसका। इवन कि जो हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसको लेकर। राजेंद्र प्रसाद नहीं चाह रहे थे कि हिंदू कोड बिल लाया जाए, जबकि जवाहरलाल नेहरू वो चाह रहे थे कि हिंदू कोड बिल लाया जाए। एट लास्ट हिंदू कोड बिल को इम्प्लीमेंट किया गया और आज ये काम कर रहा है। लेकिन हम अगर ये देखें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत के अकॉर्डिंग ही चल रहा है 1937 की, उसमें किसी तरह का कोई रिफॉर्म या अपग्रेडेशन की ज़रूरत न समझी गई। मुस्लिम जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर उलेमा वर्ग हैं, तो वहाँ पे वो वैसे ही रह गया। तो उन वर्गों को ऐसा लगता है
कि अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो उनके रिचुअल्स और कस्टम्स में छेड़खानी होगी और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। हम अब देखते हैं कि मेंटेनेंस को लेकर ही देखें, एडॉप्शन को लेकर ही देखें। मुस्लिम महिलाओं में इद्दत तक ही तलाक के इद्दत पीरियड तक ही उनको मेंटेनेंस मिलने का राइट है। हम शाहबानो केस के बारे में भी अच्छे से जानते हैं क्या हुआ था उस टाइम। हम सायरा बानो केस के बारे में भी अच्छे से जानते हैं 3 तलाक को लेकर। तो ये सब कुछ डिस्क्रिमिनेशंस हैं और मेंटेनेंस वहाँ पे महिलाओं को नहीं है, सिर्फ इद्दत तक ही मेंटेनेंस है। एडॉप्शन को लेकर भी ईसाई धर्म में और मुस्लिम महिलाएं जो हैं एडॉप्ट नहीं कर सकती हैं बच्चे को लेकर। तो ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे दिखता है हमें। तो मैं सिर्फ मुस्लिम की बात ही नहीं कर रही, ना ईसाई की बात कर रही हूँ। अब आते हैं हम हिंदू धर्म में कि क्या डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे, क्या क्या रिचुअल्स जो यहाँ पे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हिंदू समाज की जो समाज ही पितृसत्तात्मक है, यानी उत्तराधिकार से रिलेटेड अगर हम कानून देखें तो वहाँ पे पितृसत्तात्मक है। 2005 से पहले बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं था। हम देखते हैं कि बहू को ससुर की संपत्ति में प्रॉपर राइट नहीं है। अगर हस्बैंड मर जाता है और बहू को अपने सास ससुर के प्रॉपर्टी में अभी भी राइट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी पत्नी, अगर कोई पर्सन, हालांकि हिंदू लॉ में दूसरी शादी करना इल्लीगल है, लेकिन फिर भी अगर कोई शादी कर लेता है तो दूसरी पत्नी को वो राइट नहीं है संपत्ति को लेकर, जब तक कि पहली पत्नी से तलाक ना हो जाए। लेकिन हम यहाँ पे मुस्लिम लॉज में देखते हैं कि चार शादी, यानी एक कोई पर्सन अगर दूसरी शादी भी कर लेता है, इक्वल संपत्ति की अधिकारी हो जाती हैं, वो इक्वल राइट्स उनको मिलता है। तो यहाँ पे दोनों जो रिलीजन है वहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। फिर देखते हैं हिंदू लॉज में बोला जाता है कि हिंदू में जो है गोत्र में शादी नहीं होती। तो नॉर्थ बिहार में कल्चर है कि वहाँ पे गोत्र में और सपिंड में शादी नहीं होगी, जबकि साउथ जो इंडिया है, मैं इंडिया कहना चाह रही थी, साउथ इंडिया में जो ट्रेडिशन है वहाँ पे शादियाँ गोत्र में होती हैं और वहाँ पे मामा के रिलेशन में भी शादियाँ होती हैं। तो क्या ये नहीं लगता है कि यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन है? तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं, इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करके उसको यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे लाया जाए। तो ये सब कंसर्न है। वहीं ईसाई धर्म में भी हम देखें तो बहुत कुछ कमियां हमें दिखती हैं। जैसे कि अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो माँ को जो है वो माँ को बच्चे की आश्रिता नहीं माना जाता है, यानी वहाँ पे नो प्रोविज़न ऑफ मेंटेनेंस, मदर को नो प्रोविज़न ऑफ मेंटेनेंस है। तो ये सारे कुछ रीति रिवाजें हैं जो मतलब काफ़ी डिस्क्रिमिनेशंस है। अब हम सवाल उठता है ट्राइबल्स का, क्योंकि भारत में एक बड़ी मतलब ट्राइबल्स रहते हैं नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में, लेकिन हम ये भी, उनका भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न आया है और उनका कंसर्न आया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से उनकी रीति रिवाज जो है उसमें वो ख़त्म हो जाएगा और उसमें सब एक समान कानून से वो बाधित कर दिए जाएंगे कि उससे रूल हो, उससे गवर्न हो। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले जो राज्य हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसी रीति रिवाज है कि मतलब उसका कोई औचित्य ही नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो मेघालय राज्य, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो संपत्ति का राइट है वो मदर से छोटी बेटी को चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे डाइवोर्स लेने के टाइम में दोनों जो फैमिलीज़ हैं उनको एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है और दोनों एक दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है, इस तरह के ट्रेडिशंस, इस तरह की रिचुअल्स? तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने के मतलब इसका लॉजिकल, हम लॉजिकली सोचें, ठीक है। बाकी हम इसको धार्मिक रूप से ना सोचें, हम इसको लॉजिकली सोचें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। और कुछ भी रिएक्ट करने से पहले हम पहले इसके बारे में सोच लें, अच्छे से जान लें। मेरा ये इस वीडियो को लाने का पर्पस यही था। साथ ही अब आते हैं इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। जिस तरह से मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने, जिस तरह से विधि आयोग ने बिना कोई ड्राफ्ट बनाए, बिना कोई ब्लूप्रिंट किए और बिना कोई कमेटी बनाए इसको जिस तरह से राय मांग लिया है, मशवरा मांग लिया गया है, ऐसे में तो कोई भी है जो बिना यूसीसी को जाने हाँ या ना में अपना सुझाव दे देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूसीसी को इसको फुल फ्लेज में ना लाकर इसको थोपा ना जाए, बल्कि सबसे पहले ज़रूरत है उस पर्सनल लॉ में सुधार किया जाए, उस हर एक धर्म के पर्सनल लॉ में सुधार किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। क्योंकि समय के साथ, टाइम के साथ चीज़ें बहुत बदलती रहती हैं और आपको ज़रूरत होती है सुधार की। तो क्यों ना हम मुस्लिम लॉ को ही अपग्रेड कर दें,
पर्सनल लॉ को अपग्रेड कर दें, उसमें रिफॉर्म करें, हिंदू लॉ पर्सनल लॉ में अपग्रेड करें, उसमें सुधार कर दें, तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक पहला काम हो सकता है। दूसरा काम हो सकता है यह है कि हम पहले, अगर सरकार इस चीज़ को ला रही है तो पहले अल्पसंख्यक वर्गों का एक को बुलाकर अच्छे से उसकी जो सहमति ले ली जाए, और जो काम सहमति से होता है वो ज़्यादा सक्सेस होता है। ज़बरदस्ती से लाया गया कानून जो होता है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी संगठन हैं, जितने भी जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, या जितने भी हर धर्म के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के उलमाज हैं, इन सभी को एक साथ बैठ उनसे राय लिया जाए, उनसे बातचीत किया जाए। कोई भी किसी भी मसले का हल बातचीत से ही सॉल्व होता है। और तीसरा ये हो सकता है कि अभी उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य है आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने इस पर एक ड्राफ्ट बनाया है, तो क्यों ना पहले एक ब्लूप्रिंट और ड्राफ्ट बना लिया जाए, या किसी एक राज्य में इसको इम्प्लीमेंट करके देखा जाए। अगर उस राज्य में यह काम करता है तो ठीक है, इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखा जाए कि वही उसी संवेदनशील जगह पे सुधार हो, यूनिफॉर्मिटी लाया जाए जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे वुमेन इक्वालिटी की ज़रूरत है, जहाँ पे सोशल जस्टिस की ज़रूरत है, जहाँ पे दिव्यांगों, बच्चों, बूढ़ों और ट्राइब्स की के लिए ज़रूरत है, वहाँ पे इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, ना कि ज़बरदस्ती इसको थोपा जाए, किसी को विवश किया जाए कि आप एक ही तरह का ड्रेस पहनिए, एक ही तरह के खाना खाइए, एक ही तरह का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो उद्देश्य है ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को उसके पहनावे, उसके खान पान या उसके रीति रिवाज में घुसकर उसको छेड़ा जाए। इसका मेन मकसद यह होना चाहिए कि मैं फिर से कह रही हूँ, जो मैरिजेस हैं, जो एडॉप्शन एक्ट है, जो सक्सेशन एक्ट है, जो मेंटेनेंस है, जो डाइवोर्स का जो है, वहाँ पे जो कमियां हैं, वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको ख़त्म करके उसमें यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।